Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes. हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रविकांत मनी एंड आई कंप्लीटेड माय बीटेक फ्रॉम आईआईटी कानपुर। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस एडुराइज इंडिया प्लेटफॉर्म पे। सो स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 12th में ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के बहुत सारे कंसेप्ट्स लेकर के आए हैं आपके लिए। उसमें से हम लोगों ने लास्ट क्लास में कैल्डोस्कोप देखा था, वहाँ पर देखा था कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से कैसे इमेजेस बनते हैं और भी कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज स्टूडेंट्स हम लोग प्लेन मिरर है उसके और भी जो कुछ कंसेप्ट्स हैं उसको आज आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नए कंसेप्ट से। आज हमारा फर्स्ट कंसेप्ट जो है वो डेविएशन है, डेविएशन बाय प्लेन मिरर, राइट? डेविएशन बाय प्लेन मिरर। आप ये देखेंगे कि दिस माय प्लेन मिरर, दिस माय प्लेन मिरर एंड रे इज इंसिडेंट ऑन दिस प्लेन मिरर, और वो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो इस डायरेक्शन में जाते हैं। नाउ वी नो दिस एंगल वी कॉल एज एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड दिस एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड वी आल्सो नो कि I इज इक्वल टू क्या होता है? R होता है। नाउ दिस एंगल इट इज कॉल्ड डेल्टा और डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन डेल्टा, राइट? द डेविएशन का मतलब क्या हुआ कि आप इसको ऐसा समझ सकते हैं सिंपली, ये रे इस डायरेक्शन में जा रही थी और फाइनली इस डायरेक्शन में जा रही है, तो आप जो इंसिडेंट रे है उसको कितने एंगल से रोटेट करेंगे तो वो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में अलाइंड हो जाएगा, राइट? सो आप देखेंगे यदि इस डायरेक्शन को, ये जो लाइन है इसको इस डायरेक्शन में इतने एंगल से रोटेट कर देंगे तो वो कितने से वो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन में आ जाएगा। आपको यदि यहाँ ध्यान से देखिए, दिस एंगल इज 180 डिग्री, दिस इज I एंड दिस इज I, so you can simply write delta equal to pi minus 2I, right? So this is your deviation after one reflection, right? हम लोग आगे देखेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन में डेल्टा जो है वो ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि उसके बाद फर्स्ट रिफ्लेक्शन में अलग डेविएशन होगा, सेकेंड में अलग होगा। बट अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ फोकस्ड कर रहे हैं एक सिंगल रिफ्लेक्शन की बात। तो वहां पर सिंगल रिफ्लेक्शन में जो डेविएशन होगा और एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उसके बीच ये रिलेशन रहेगा। वी कैन ड्रॉ द प्लॉट ऑल्सो बिटवीन डेल्टा एंड I। मैं I को हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ले लेता हूं और डेल्टा वर्टिकल एक्सिस पे लेता हूं, तो मेरा डेल्टा वर्सेस I का जो ग्राफ होगा आप यहां देखेंगे, I 0 रहने पे डेल्टा पाई होगा एंड I π/2 रहने पे डेल्टा 0 होगा। हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके से आ जाएगा। दिस इज π/2, राइट? एंड दिस इज पाई। ऑब्वियसली ये π/2 के बाद हमारा ग्राफ इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंसिडेंट एंगल और नॉर्मल के बीच मैक्सिमम एंगल 90 डिग्री हो सकता है। इंसिडेंट रे जो एंगल है उसकी वैल्यू बिटवीन 0 टू π/2 होगी। इसलिए उस 0 से π/2 के बीच में ये हमारा ग्राफ होगा और स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि आप यहाँ रिलेशन देखेंगे तो डेल्टा वो लीनियर फंक्शन है I का, तो इसलिए ये ग्राफ हमारा क्या होगा? स्ट्रेट लाइन होगा। गुड। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में हम लोग कैसे डेल्टा निकालेंगे। लेट अस से कि आपको ये दो प्लेन मिरर दिए हुए हैं, ये मैं इसको कह देता हूं M1 कह देता हूं, मिरर 1 एंड मिरर 2, M1 M2, एंड सपोज उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है। एंड अब ये जूम करते हैं कि एक इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, लेट्स से इस मिरर से 50 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। नाउ द माय क्वेश्चन इज फाइंड एंगल ऑफ डेविएशन find angle of deviation after two reflections, right? एंगल ऑफ डेविएशन को मैं डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। दो रिफ्लेक्शन के बाद
वो डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, इसको मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोग ध्यान से देखेंगे कि इस जगह पे यहाँ पर जो नॉर्मल होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, इसको मैं n1 लिखता हूँ, m1 के जो नॉर्मल है उसको मैं n1 लिखता हूँ, और ये एंगल हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा 40 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा। सो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हमारा 40 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये कुछ ऐसा होगा, दिस एंगल इज 40 डिग्री, और ये वाला जो एंगल होगा वो हमारा फिर से 50 डिग्री हो जाएगा। तो ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे आ गया ना। दिस एंगल इज 50, दिस एंगल इज 60, 110, तो ये एंगल हो जाएगा हमारा 70 डिग्री। सो यहाँ पर यदि आप नॉर्मल की बात करेंगे, सो ये नॉर्मल हमारा n2 इस डायरेक्शन में आएगा, ये हमारा n2 हो जाएगा। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस की बात करेंगे, सो यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा हो जाएगा 20 डिग्री। सो रिफ्लेक्टेड रे भी यहाँ पर 20 डिग्री एंगल पे होगा इस डायरेक्शन में ना। स्टूडेंट्स हमारे को यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले इसको मैं डेल्टा 1 कहता हूँ, एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर फर्स्ट रिफ्लेक्शन, और इसको मैं डेल्टा 2 कह रहा हूँ, एंड दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। यदि आप डेल्टा 1 की वैल्यू देखेंगे, सो डेल्टा 1 होगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, 180 डिग्री माइनस 2i, सो 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और वो हो जाएगा 100 डिग्री। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। यहाँ पर आप यदि देखेंगे तो ये जो डेविएशन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, इसलिए मैं इसको इस सेंस में लिख देता हूँ कि डेल्टा 1 इज 100 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। उसी तरीके से यदि मैं डेल्टा 2 की बात करूँ, सो डेल्टा 2 का जो डायरेक्शन देखेंगे आप, डेल्टा 2 देखेंगे तो ये इंसिडेंट रे था सेकेंड रिफ्लेक्शन के लिए, और ये इस डायरेक्शन में डेविएट हुआ है। तो डेल्टा 2 कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 2i विच इज 40 डिग्री, और ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज 140 डिग्री। अगेन ये भी डायरेक्शन जो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो योर नेट डेविएशन जो होगा, नेट डेविएशन डेल्टा is simply delta 1 plus delta 2. Delta 1 is 100 degree and delta 2 is 140 degree. So आपका net deviation हो जाएगा 240 degree in anti-clockwise direction, or you can write this as 360 minus 240. 360 minus 240 जो होगा वो 120 degree हो जाएगा, and that will be in the clockwise direction, right? आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। 240 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज इज इक्विवेलेंट टू 120 डिग्री क्लॉकवाइज। सो यहां पर ये डेल्टा 1 और डेल्टा 2 दोनों ही सेम डायरेक्शन में थे, इसलिए वो डायरेक्टली ऐड हो गया। लेकिन कई बार स्टूडेंट्स ऐसा भी होता है कि ये जो डेल्टा 1 है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है, तो डेल्टा 2 उसके अपोजिट डायरेक्शन में रहता है। तो वहां पर आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन रखना चाहिए, जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे ही कर रहे हैं कि लेटर से मैं इसी क्वेश्चन में आपको यदि ऐसा देता कि और एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेट अस से मेकिंग एट 20 डिग्री, दिस इंसिडेंट रे इज मेकिंग एंगल 20 डिग्री विथ मिरर M1, एंड माय क्वेश्चन इज द सेम, फाइंड नेट डेविएशन आफ्टर 2 reflections. So स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे। यहाँ पर आप यदि फर्स्ट रिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो ये फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो होगा उसमें ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 70 डिग्री होगा। सो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। सो ये एंगल 20 डिग्री होगा, एंड दिस इज 60 डिग्री। तो ये 60 और 20 ये हो गया आपका 80 डिग्री। सो ये एंगल 100 डिग्री हो जाएगा,
ये एंगल 100 डिग्री होगा तो ये एंगल हो जाएगा 80 डिग्री। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये एंगल 80 डिग्री हो गया। कैसे देख सकते हैं, ये 60-20 है तो ये 80 डिग्री हुआ, तो ये एक्सटीरियर एंगल है तो इन दोनों का सम होगा। तो अब आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन देखेंगे तो यहाँ जो रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पर वो जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और ये यहाँ पे इंसिडेंट एंगल देखेंगे तो ये 10 डिग्री होगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन थोड़ा अलग तरीके से हो रहा है। सो यहाँ पर यदि हम लोग डेल्टा 1 की बात करें तो डेल्टा 1 होगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 70 डिग्री विच इज 140 डिग्री, और वो कितना हो जाएगा 40 डिग्री, एंड दैट विल बी इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यदि हम लोग डेल्टा 2 की बात करें, सो डेल्टा 2 आप यदि ध्यान से देखेंगे सो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा, और वो कितना हो जाएगा, डेल्टा 2 हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 10 20 डिग्री, ये हो जाएगा आपका 160 डिग्री, और वो किस डायरेक्शन में आएगा, वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है, डेल्टा 1 जो हमने लिखा है 40 डिग्री वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, जबकि डेल्टा 2 की बात करेंगे तो वो 160 डिग्री है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। जब हम नेट डेल्टा की बात करेंगे, नेट डेविएशन की बात करेंगे, नेट डेविएशन की बात करेंगे हम लोग, सो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इन दोनों को सम करना है तो 40 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज प्लस 160 डिग्री क्लॉकवाइज, इन दोनों को मिला करके हमको लिखना चाहिए 120 डिग्री क्लॉकवाइज, राइट, 120 डिग्री क्लॉकवाइज। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो इसको हम लोग -40 डिग्री क्लॉकवाइज कर सकते हैं। सो -40 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 160 डिग्री क्लॉकवाइज हो जाएगा 120 डिग्री क्लॉकवाइज। सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रे है उसको 120 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि हम लोग रोटेट करेंगे तो वो इस डायरेक्शन में आएगा। क्या मतलब है इसका, सो दिस इज माय इंसिडेंट रे, and if we rotate this in clockwise direction by 180 degree, so that will be the ray after second reflection. I hope आपको ये समझ में आया होगा कि इस प्रॉब्लम में ये जो दोनों डेविएशन थे वो अलग अलग डायरेक्शन में थे, इसलिए यहाँ पर हमने इस दोनों को 160 और 40 मिलकर 200 नहीं लिखा, 120 डिग्री लिखा है, जबकि आप इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखेंगे वहाँ दोनों ऐड हो गया था क्योंकि दोनों सेम ही डायरेक्शन में था। गुड, सो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आगे एप्लीकेशन के लिए। सो एक फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है, इफ द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे इज केप्ट कांस्टेंट, इफ द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, सो दिस इज माय इंसिडेंट रे और मैं इसको कांस्टेंट रखा हुआ हूं, इसको चेंज नहीं कर रहा हूं, एंड द मिरर इज रोटेटेड थ्रू एन एंगल थीटा। So initial position of mirror is this is your initial position, right, this is your initial position, and इसको मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट कर दिया। सो दिस इज माय फाइनल पोजीशन। सो ऑब्वियसली यदि मेरा मिरर रोटेट होगा तो नॉर्मल भी रोटेट हो जाएगा। सो नॉर्मल जो है आप देखेंगे, यहाँ आप देखेंगे ये R1 है और ये R2 है, ये N1 है, ये N2 है। इट मीन्स ये इनिशियल और ये फाइनल नहीं है, ये उल्टा मैंने लिख दिया है। दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज योर फाइनल पोजीशन। यहां से आप देख सकते हैं जैसे ये नॉर्मल इनिशियली इस डायरेक्शन में था और वो नॉर्मल इस डायरेक्शन में रोटेट हुआ है, इसका मतलब मिरर का इनिशियल पोजीशन ऐसा था और वो रोटेट हुआ है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये क्या कह रहा है कि then the mirror is rotated through an angle theta about an axis in the plane of the mirror, then the reflected ray rotates through an angle 2 theta. So एक important concept है स्टूडेंट, ध्यान रखना है कि मैंने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं किया है, वो फिक्स रखा है, और यदि मैं इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट करूंगा तो जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे था वो 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। इनिशियली जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में था, इस मिरर को थीटा से रोटेट करने से जो मेरा रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा से रोटेट हो गया। क्यों रोटेट हो गया स्टूडेंट्स? तो आप इसको ध्यान से देखेंगे,
कि यदि मैं इस मिरर को थीटा से रोटेट करूंगा तो जो ये मेरा नॉर्मल है वो भी उसी डायरेक्शन में थीटा से रोटेट हो जाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से इंक्रीज हो गया। इसका मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी थीटा से इंक्रीज होगा। इसका मतलब इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो 2 थीटा से इंक्रीज हो जाएगा ना। इंसिडेंट रे का डायरेक्शन को आपने फिक्स रखा हुआ है, इसका मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा मैं ये क्या बताना चाह रहा हूं। फिर से अपन बार बार कह रहे हैं, मिरर को यदि हमने थीटा से रोटेट किया, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा, तो आप जिस डायरेक्शन में मिरर को रोटेट कर रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे भी उसी डायरेक्शन में उसके डबल से रोटेट हो जाता है। सिंपल कंसेप्ट बताया। क्यों बताया? कि नॉर्मल जो है वो थीटा से रोटेट होगा उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में मिरर रोटेट हुआ है। नॉर्मल के थीटा से रोटेट होने से एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से इंक्रीज होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा से इंक्रीज होने से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी थीटा से इंक्रीज होगा। इट मींस इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल 2 थीटा से इंक्रीज हो जाएगा। सो इसका क्या एप्लीकेशन है थोड़ा अपन समझ लेते हैं। ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स कि लेट अस से this is my mirror, this is my mirror and this is my object. So हम लोग इसका यदि इमेज देखेंगे तो इमेज कहाँ बन रहा होगा? कुछ यहां बन रहा होगा, ये इसका इमेज होगा। जितने डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगा ना। अब मैं यदि इस मिरर को रोटेट कर देता हूं, इस मिरर को मैं रोटेट कर देता हूं थीटा एंगल से, राइट। मैं इस मिरर को रोटेट कर देता हूं थीटा एंगल से, मैं इस मिरर को रोटेट कर देता हूं थीटा एंगल से। सो फिर देखते हैं कि मेरा इमेज जो होगा वो किधर की ओर चला जाएगा। सो दिस इज माय न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर, दिस इज माय न्यू पोजीशन ऑफ द मिरर, और मैं इस मिरर को ऐसा थीटा एंगल से रोटेट किया हूं। सो अब हमारे को बताना है स्टूडेंट्स कि इमेज कहां पर बन रहा होगा। पहले ये मिरर था तो मेरा ऑब्जेक्ट यहां था, इमेज यहां था। अब मैंने मिरर को थीटा से रोटेट कर दिया तो नाउ दिस द पोजीशन ऑफ माय मिरर। तो अब मुझे बताना है इमेज कहां बनेगा। तो यदि आप इसको ठीक तरीके से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स यहां देखिए ध्यान से, जो भी इमेज बनेगा, जहां पर भी इमेज बनेगा आप ये ध्यान देंगे कि ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मैं ये जो मिरर की बात करूंगा तो ये डिस्टेंस x था, तो ये भी डिस्टेंस x था, राइट। नाउ अब इस मिरर की बात करें, इस मिरर के इस पॉइंट से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस x है तो इमेज डिस्टेंस इस पॉइंट से x होगा। फिर से मैं कह रहा हूं, इस मिरर से यदि इस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इस पॉइंट से x है तो इमेज का जो इसमें इमेज बन रहा होगा उसका भी डिस्टेंस इस पॉइंट से x होगा। एक और चीज स्टूडेंट्स कि यदि आप इनिशियली इंसिडेंट रे की बात करें, यदि आप इनिशियली इंसिडेंट रे की बात करें तो जो रे इस तरीके से इंसिडेंट हो रही होंगी वो इस डायरेक्शन में ही रिफ्लेक्ट हो गई होंगी। लेकिन जब अब आप इसकी बात करें, जब मिरर को आपने ऐसा थीटा से रोटेट किया है, सो दिस रिफ्लेक्टेड रे विल आल्सो रोटेट बाय एन एंगल 2 थीटा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे, पहले ये रिफ्लेक्टेड रे है, मिरर को थीटा से ऐसा रोटेट किया तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से ऐसा रोटेट हो जाएगा। रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट होगा। इसका मतलब मेरा जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कुछ इस डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब इमेज कुछ इसके इधर की ओर होगा। सो अब आप कह सकते हैं कि दिस एंगल विल बी 2 थीटा और हमारा जो डिस्टेंस होगा, जैसा ये x था, ये डिस्टेंस, ये जो पॉइंट होगा दैट विल बी द न्यू पोजीशन ऑफ द इमेज एंड ये भी डिस्टेंस हमारा x ही होगा। सो स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये जो मिरर था इसमें ये ऑब्जेक्ट था और ये मेरा इमेज था ना। सिंपली मैं कह रहा हूं कि मैं इस पॉइंट के अबाउट इस मिरर को थीटा एंगल से रोटेट कर दिया तो आप देखेंगे जो ये इमेज था
वो इमेज 2 थीटा एंगल से रोटेट हो गया। जो ये इमेज होगा वो 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा, ये डिस्टेंस वही रहेगा और ये इमेज 2 थीटा से रोटेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, ये जो कंसेप्ट है कई जगह आप देखेंगे, जे एडवांस में भी एक क्वेश्चन आया था, उसमें भी ये कंसेप्ट यूज हो रहा था और बहुत यूजफुल कंसेप्ट था। इससे क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये इनिशियल पोजीशन था इमेज का, ऑब्जेक्ट का पोजीशन को आपने चेंज नहीं किया, इसका मतलब इंसिडेंट रे की डायरेक्शन जो है, इंसिडेंट रे को फिक्स रखा है। तो रिफ्लेक्टेड रे जो होगा, रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। ये इनिशियल डायरेक्शन था रिफ्लेक्टेड रे का और मिरर को थीटा से रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट हो गया। इसका मतलब जो इमेज होगा वो इस लाइन पे होगा और ये डिस्टेंस x है, तो ये भी डिस्टेंस x होगा, ये भी डिस्टेंस x होगा। तो यहां से x डिस्टेंस पे 2 थीटा एंगल पे जो पोजीशन होगा वो न्यू पोजीशन ऑफ इमेज होगा। तो इस वाले मिरर में ये मेरा ऑब्जेक्ट है और ये मेरा इमेज होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो क्वेश्चन है इसमें जो हमने ये जो कंसेप्ट सीखा है उस कंसेप्ट को हम कैसे यहां अप्लाई कर रहे हैं। सो ये आपने पहले से भी याद किया होगा, आपको पढ़ाया गया होगा, लेकिन जो ये कंसेप्ट मैं बता रहा हूं ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आया होगा। गुड, आगे बढ़ते हैं हम लोग, फिर एक दूसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। यहां एक सिंपल चीज कहा जा रहा है कि वहां पर आपने पहले मिरर को रोटेट किया था, अब मैं मिरर को फिक्स रखा हुआ हूं और इंसिडेंट रे को रोटेट कर रहा हूं। तो ये क्या कहा गया है, इफ द मिरर इज केप्ट फिक्स्ड एंड द इंसिडेंट रे इज रोटेटेड then the reflected ray will rotate in the opposite direction by the same angle, right? So this is my mirror और ये मिरर मेरा फिक्स्ड है, इसको रोटेट नहीं कर रहे हैं, और ये मेरा इनिशियल पोजीशन ऑफ इंसिडेंट रे था एंड ये इनिशियल जो है वो रिफ्लेक्टेड रे की डायरेक्शन थी। यदि मैं इंसिडेंट रे को इस डायरेक्शन में रोटेट कर दूं थीटा एंगल से, तो ये कौन सा डायरेक्शन हुआ, ये आप डायरेक्शन देखेंगे तो काउंटर क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट किया, तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल से रोटेट हो गया। फिर से मैं कह रहा हूं कि यदि इंसिडेंट रे को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैंने थीटा से रोटेट किया तो आपका रिफ्लेक्टेड रे वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा से रोटेट हो गया। सो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फिर से मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनने की जरूरत है। इसमें मुझे ख्याल से लगता है किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि यदि आपने मिरर को फिक्स रखा हुआ है और इंसिडेंट रे को आप जिस भी डायरेक्शन में रोटेट करेंगे, जितने भी एंगल से, रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतने ही एंगल से रोटेट होगा। दूसरा एक चीज, यदि आपने इंसिडेंट रे को फिक्स रखा हुआ है और मिरर को थीटा एंगल से रोटेट किया है, तो रिफ्लेक्टेड रे भी उस डायरेक्शन में ही और सेम सेंस में ही 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाएगा। सो स्टूडेंट्स, इस दोनों कंसेप्ट को अब मिक्स करके हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जहां पर दोनों ही चीज साइमल्टेनियसली किया जा रहा है। मिरर को 20 डिग्री से रोटेट किया गया है। आप इस क्वेश्चन को एक बार पढ़ सकते हैं, क्या दिया हुआ है, द फिगर शोज ए प्लेन मिरर ऑन विच ए लाइट रे इज इंसिडेंट if the incident ray is turned by 10 degree and the mirror by 20 degree as on, find the angle turned by the reflected ray, right? So यहाँ देखना है, ये जो मिरर है, इस मिरर को मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 20 डिग्री से रोटेट किया है, इंसिडेंट रे को भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 डिग्री से रोटेट किया है। सो आपको बताना है कि जो ये इनिशियल पोजीशन था रिफ्लेक्टेड रे का, वो कितने एंगल से रोटेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाएंगे, दोनों के जो इफेक्ट है उसको इंडिविजुअली देखेंगे और उनको फिर ऐड कर देंगे। तो पहले मैं इसका इफेक्ट लेता हूं कि यदि मैं इसको 10 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा हूं तो इसके कारण रिफ्लेक्टेड रे 10 डिग्री से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा। गुड ना, यहां पर देखिए, यदि मैं मिरर को 20 डिग्री से, मैं यदि इसको फिक्स रखता और मिरर को 20 डिग्री से रोटेट करता तो मेरा ऑब्वियसली रिफ्लेक्टेड रे उसी डायरेक्शन में, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 40 डिग्री से रोटेट हो जाता ना। सो जो फाइनल पोजीशन होगा रिफ्लेक्टेड रे का, या फाइनल जितने एंगल से वो डेविएट होगा, वो क्लॉकवाइज 40 डिग्री एंड 10 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन का सम होगा। तो इन दोनों को यदि हम लोग ऐड करेंगे, सो हमारा नेट जो इसका डिफ्लेक्शन होगा वो 30 डिग्री क्लॉकवाइज आ जाएगा।
राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, इस दोनों के इफेक्ट को इंडिविजुअली देखा है और उसके बाद उन दोनों को ऐड कर दिया। मैं मानता हूं कि मिरर फिक्स है और मिरर जो है रोटेट नहीं किया, तो ये इंसिडेंट रे 10 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि रोटेट हुआ तो रिफ्लेक्टेड रे उसके अपोजिट डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 10 डिग्री से रोटेट होगा। और फिर सिमिलरली यदि मैं इसको मानूं कि ये चेंज नहीं हुआ है इसका पोजीशन और मिरर को 20 डिग्री से इधर रोटेट किया क्लॉकवाइज, तो रिफ्लेक्टेड रे 40 डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होता। तो दोनों को यदि मैं साइमल्टेनियसली देखूंगा तो हमारा जो रिजल्टेंट जो डेविएशन होगा, या आप कह सकते हैं कि वो जिस एंगल से रोटेट होगा वो 30 डिग्री होगा। गुड। सो हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस कंसेप्ट को बेस्ड एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप प्लीज वीडियो को पॉज कर लीजिए और खुद से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड देन उसके बाद जो मेरा सॉल्यूशन है उससे मैच कीजिए कि आपने जो है जो सॉल्व किया, जो आंसर निकाला है वो और जो मेरा सॉल्यूशन है वो दोनों मैच करता है या नहीं। सो इट इज गिवन इज ray is incident on a plane mirror, the mirror is rotated in the direction as shown in the figure। so ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसका ओमेगा दिया हुआ है, एक्चुअली में यहाँ ओमेगा नहीं दिया हुआ है, या रिवॉल्यूशन पर सेकेंड दिया हुआ है। तो यदि मैं इसको ओमेगा कहूँ तो वी कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू 9/π मल्टीप्लाई बाय 2π रेडियन पर सेकेंड, राइट। सो ये हो जाएगा 18 रेडियन पर सेकेंड। सो ये मेरा मिरर का ओमेगा निकल गया। द लाइट रिफ्लेक्टेड बाय द मिरर इज रिसीव्ड ऑन द वॉल W एट ए डिस्टेंस 10 मीटर। तो यहां से वो डिस्टेंस 10 मीटर दिया हुआ है जिस पॉइंट पे वो इंसिडेंट हो रहा है, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स 37 डिग्री फाइंड द स्पीड ऑफ द स्पॉट ऑन द वॉल। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर 37 डिग्री पे ये पूछ रहा है कि जो रिफ्लेक्टेड रे होगा, ऑब्वियसली यदि आप यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे की बात करेंगे तो थोड़ा सा एंगल ज़्यादा हो गया है। सो इसको अप्रॉक्सीमेट हम लोग दिखाते हैं, कुछ ऐसा होगा, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। सो ये एंगल भी अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री होगा, नॉट अप्रॉक्सीमेटली, एग्जैक्टली 37 डिग्री होगा। सो लेकिन हमारे को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले एक वेरिएबल थीटा मानना होगा और थीटा के टर्म में इक्वेशंस बनाने होंगे एंड देन बाद में उस थीटा की वैल्यू को हम लोग 37 रख देंगे। तो लेट अस से मैं इस एंगल को, जो ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से इस एंगल को मैं थीटा कहता हूं, राइट। तो ये मेरा मिरर यदि इस एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रहा है तो मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डी थीटा बाई डी टी जो होगा वो ओमेगा होगा। मैं ऐसा बोल सकता हूं कि डी थीटा बाई डी टी इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द मिरर, और वो क्या हो जाएगा 18 रेडियन पर सेकेंड। ना अब आप देखेंगे थीटा के टर्म में जो ये डिस्टेंस होगा, जो स्पॉट होगा, इस स्पॉट का यदि डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये फिक्स्ड पॉइंट है। यहां से मैं इसको लेट से x कहता हूं, तो x की जो वैल्यू होगी, जो x की वैल्यू होगी वो x कितना हो जाएगा, सो tan थीटा इक्वल्स टू x बाई 10, tan थीटा इक्वल्स टू x बाई 10। सो x हो जाएगा tan 10 tan थीटा, 10 tan थीटा, राइट। सो वी कैन डिफरेंशिएट x विथ रिस्पेक्ट टू t। सो उससे क्या हो जाएगा, ये 10 बाहर आ जाएगा और tan थीटा का डिफरेंशिएशन हम लोग चेन रूल से कर सकते हैं, तो वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाय डी टी, राइट। डी एक्स बाई डी टी कहने का मतलब क्या हुआ कि आप यदि इसको रोटेट करेंगे मिरर को तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी रोटेट होगा, तो जो ये इसका स्पॉट है वो इस पे इधर की ओर मूव कर रहा होगा v वेलोसिटी से, और यही वेलोसिटी हमारे को निकालनी है, यही स्पीड हमारे को निकालना है। तो ना यहाँ से हम लोग इसको निकाल सकते हैं और सब कुछ दिया हुआ है हमारा। जिस टाइम पे ये 37 होगा ये भी 37 होगा और ये थीटा कितना हो जाएगा 53 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड दिस स्पीड व्हेन थीटा इक्वल्स टू 53 डिग्री। सो मैं यहाँ पर 10 सेक स्क्वायर को मैं नीचे लिख देता हूँ, कॉस स्क्वायर 53 डिग्री
और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हमारे को पता है 18। सो इसको अपन लोग सॉल्व कर सकते हैं। cos 53 की वैल्यू 3/5 होती है, सो cos स्क्वायर 53 हो जाएगा 9/25 इंटू 18। सो ये 9 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 25 इंटू 2 5500 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। पहले हमने थीटा वेरिएबल बनाया, थीटा के टर्म में x निकाल लिया, एंड देन x को डिफ्रेंशिएट करूंगा मैं t के रिस्पेक्ट में, तो वो इस स्पॉट की स्पीड हो जाएगी, राइट। सो dx बाई डी टी 10 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा। डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू मुझे पहले से पता है, तो उसकी वैल्यू को मैं रख दिया, और किस टाइम पे निकालना है, जब थीटा हमारा 53 डिग्री होगा। ओके, सो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम नहीं था, एक सिंपल सा एप्लीकेशन था जिसको हम लोगों ने यूज़ किया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो जनरली जो एक सॉल्यूशन दिया जाता है, उसमें स्टूडेंट से एक बहुत बड़ी मिस्टेक्स जो हो जाती है, उसको अपन लोग को इस क्वेश्चन को समझना चाहिए। ये सॉल्यूशन देख करके ऐसा लगता है कि सब कुछ सही है, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा जो मिस्टेक है वो ये है कि डी थीटा बाई डी टी जो होगा, आपको ये समझ में आना चाहिए कि डी थीटा बाई डी टी जो हमने ये लिखा है वो 18 रेडियन पर सेकेंड नहीं होगा, राइट। आपको ये अभी तक जो मैंने बताया है वो आपको बहुत सही लग रहा होगा, लेकिन इसमें मैंने बताया एक बहुत बड़ा मिस्टेक है कि डी थीटा बाई डी टी जो होगा वो 18 रेडियन पर सेकेंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपको सोचना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी बताया था कि यदि मेरा मिरर का जो एंगुलर स्पीड होगा, मिरर को यदि मैं थीटा से रोटेट करता हूं तो मेरा रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होता है। यदि मिरर की एंगुलर वेलोसिटी मेरी 2 ओमेगा है, मिरर की एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगुलर स्पीड होगा वो 2 ओमेगा हो जाएगा। तो ये जो सारे कैलकुलेशन है, इसमें अब बहुत सारे स्टूडेंट्स बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, इसलिए मैंने इसको पूरी तरीके से सॉल्व करके बताया, लेकिन ये गलत है सॉल्यूशन। क्यों गलत है, आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। ये ओमेगा जो एंगुलर स्पीड है वो मिरर का दिया हुआ है, जबकि हमारे को जो ओमेगा लेना है वो इस रे का लेना है। डी थीटा बाय डी टी इज द एंगुलर स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड रे। लेट्स से मैं इसको ओमेगा डैश कहता हूं। डी थीटा बाय डी टी जो होगा वो ओमेगा नहीं होगा, डी थीटा बाय डी टी जो होगा वो ओमेगा डैश होगा, और ओमेगा डैश की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स ओमेगा होगी। ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी होगी, 2 टाइम्स ओमेगा होगी, क्योंकि अभी हमने देखा था कि मिरर को जितने एंगल से रोटेट करते हैं, रिफ्लेक्टेड रे उसके डबल से रोटेट होता है। यदि मिरर का एंगुलर स्पीड ओमेगा है और इंसिडेंट रे को आपने फिक्स रखा हुआ है, तो रिफ्लेक्टेड रे का जो एंगुलर स्पीड होगा वो 2 ओमेगा होगा। इट मीन्स ओमेगा डैश जो होगा वो हो जाएगा 36 रेडियन पर सेकेंड। सो स्टूडेंट्स, हमारे को यहाँ पर डी थीटा बाई डी टी में जो हमने 18 लिखा है वो गलत है। हमारे को एक्चुअल जो आंसर होगा उसको मैं फिर से बताता हूं, which this is wrong. So the correct answer is dx by d theta, dx by dt is equal to 10 sec square. So हमने इसको 25/9 लिख सकते हैं, and then d theta by dt जो होगा वो 36 रेडियन पर सेकेंड हो जाएगा, राइट। सो ये 100, सो 1000 मीटर पर सेकेंड होगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। आई होप आपको अब समझ में आया होगा। पहले मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया जैसे स्टूडेंट सॉल्व करते हैं, और उसमें क्या मिस्टेक था वो आपको शायद समझ में आया होगा। वो बेसिकली हम लोग किस कंसेप्ट का यूज कर रहे हैं, जो अभी हमने देखा था यहाँ पे कि यदि मेरा मिरर को थीटा से रोटेट किया जाए तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से रोटेट होता है। इसका मतलब यदि मिरर का एंगुलर स्पीड ओमेगा है तो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड 2 ओमेगा होगा। इसी कंसेप्ट को मैंने इस क्वेश्चन में यूज किया है। जनरली स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या करते हैं, डी थीटा बाई डी टी को वो मिरर का एंगुलर स्पीड ले लेते हैं, जो कि गलत है।
क्योंकि मिरर का एंगुलर स्पीड जो है वो डिफरेंट है और रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड वो अलग है। तो जो हमारे को यहाँ पर थीटा हमने दिया है वो थीटा जो है वो रिफ्लेक्टेड रे के लिए मैं मेजर कर रहा हूं। सो डी थीटा बाय डी टी जो होगा वो रिफ्लेक्टेड रे का एंगुलर स्पीड आएगा। गुड। सो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोग इस क्वेश्चन में जो एक सिंपल सा मिस्टेक हो सकता था उसको आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। सो हम लोग आगे मूव करते हैं ना। एक डिफरेंट कंसेप्ट है जहां पर हम लोग वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात कर रहे हैं। तो ये सब आपने पहले भी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। मैं क्विक इसको रिवाइज करा देता हूं कि यदि मेरा मिरर को फिक्स रखा जाए, मैं ये क्या करना चाह रहा हूं, इफ वी कीप आवर मिरर फिक्स्ड ऑन, मैं ऑब्जेक्ट को यदि मैं मूव कराऊं मिरर की डायरेक्शन में x से, तो मेरा इमेज जो होगा, मेरा इमेज अपोजिट डायरेक्शन में x से डिस्प्लेस होगा, राइट। मतलब मैं ऑब्जेक्ट को इस डायरेक्शन में मिरर के परपेंडिकुलर जितने से मैं इसको डिस्प्लेस करूंगा, इमेज का जो डिस्प्लेसमेंट होगा सेम मैग्नीट्यूड का होगा बट अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो ये एक कंसेप्ट है। इसका मतलब यहां से हम ये कह सकते हैं कि यदि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में है तो इमेज की वेलोसिटी v इस डायरेक्शन में होगी, राइट। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं कि यदि मेरे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v राइट हैंड साइड में है, मिरर को मैंने फिक्स रखा हुआ है, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो अपोजिट डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, v होगी। गुड। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, मैं ऑब्जेक्ट को फिक्स रखा हुआ हूं एंड मिरर को मूव कर रहा हूं, दिस इज माय मिरर एंड दिस इज माय इनिशियल पोजीशन ऑफ द इमेज, एंड लेट अस से मैं इस मिरर को इधर की ओर डिस्प्लेस किया x से, तो मेरा इमेज जो होगा वो 2x से डिस्प्लेस होगा। क्यों डिस्प्लेस होगा? फिर से देखिए ध्यान से, आपने मिरर को x से इधर डिस्प्लेस किया तो ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच का डिस्टेंस x से इंक्रीज हो जाएगा। तो इट मींस कि मिरर और इमेज के बीच का भी डिस्टेंस x से इंक्रीज होगा। तो आप यदि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस देखेंगे तो वो 2x से इंक्रीज हो जाएगा। इट मींस कि मेरा इमेज उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा बट वो 2x से डिस्प्लेस होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ऑब्जेक्ट को आपने फिक्स रखा हुआ है, मिरर को ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलरली आप इस डायरेक्शन में यदि x से डिस्प्लेस कर रहे हैं, राइट, तो हमारा जो इमेज होगा वो भी उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा लेकिन उसके डबल से डिस्प्लेस होगा। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट यदि फिक्स्ड है, वो मूव नहीं कर रहा है और मिरर की वेलोसिटी v है, तो इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो उसी डायरेक्शन में होगी और उसकी जो वैल्यू होगी वो 2v होगी। सो ये दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पर अभी हम लोग जो वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बात कर रहे हैं कि मिरर को हम फिक्स रख के ऑब्जेक्ट को यदि हम v वेलोसिटी से इधर लाएं तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करता है। यदि ऑब्जेक्ट को फिक्स रख के मिरर को v वेलोसिटी से मूव कराएं तो इमेज मेरा उसी डायरेक्शन में 2v से मूव करता है। ओके, सो इसी कंसेप्ट को मैं यहां पर बताया हूं कि द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज मूव टूवर्ड्स ईच अदर विद द सेम स्पीड। ये मेरा मिरर रेस्ट में है, राइट, मेरा मिरर रेस्ट में है, तो ऑब्जेक्ट को यदि हम v वेलोसिटी से लाएंगे तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करेगा। सो इफ एन ऑब्जेक्ट मूव्स टुवर्ड्स a plane mirror at a speed v, the image will also approach at the same speed v. So यदि ये इसकी तरफ आ रहा है v स्पीड से तो इमेज भी मिरर की तरफ आएगा, और यदि ऑब्जेक्ट मिरर से दूर जा रहा होगा तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगा सेम स्पीड से। The relative velocity of image with respect to the object will be 2v. ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें तो वो 2v होगी। ऑब्वियसली आप बात करेंगे कि यदि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच के रिलेटिव वेलोसिटी की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 2v हो जाएगा। एंड जो नेक्स्ट कंसेप्ट मैंने बताया था
कि ऑब्जेक्ट को हमने रेस्ट में रखा है और इस मिरर को हम यदि v स्पीड से इधर की ओर ले जाएं तो इमेज जो होगा उसी डायरेक्शन में 2v से जाएगा। सो इफ द मिरर इज मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विथ ए स्पीड v, द इमेज विल ऑल्सो मूव टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट विथ ए स्पीड 2v। सो आई होप आपको ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, है ना। अब हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम लोग उसमें डायरेक्शन को एक चेंज कर देंगे कि ऑब्जेक्ट और इमेज वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, तो फिर कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, राइट। सो यहाँ जो ये क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है और इमेज मिरर इस डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। सो यू हैव टू फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। सो अगेन स्टूडेंट्स, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए तो आप वहां पर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस तरीके से यूज कर सकते हैं। इसका इफेक्ट अलग देखेंगे, इसका इफेक्ट अलग देखेंगे एंड देन दोनों का वेक्टर सम कर लेंगे। तो जैसे मैं पहले मिरर को यदि फिक्स रख दूं, मैं मिरर को फिक्स रख दूं और ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ये इधर की ओर यदि 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है तो मेरा इमेज जो होगा वो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा, राइट। और यदि इसके सेकेंड वाले पार्ट में देखिए, मैं ऑब्जेक्ट को रेस्ट में रख दूं, मैं ऑब्जेक्ट को यदि रेस्ट में रख देता हूं और मिरर को 1 मीटर पर सेकेंड से इधर की ओर मूव कराऊं तो मेरा इमेज जो होगा, मेरा इमेज इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन उसके डबल से 2 मीटर पर सेकेंड से मूव करेगा। सो द नेट वेलोसिटी ऑफ, यदि आप इमेज की बात करेंगे तो वो इन दोनों का सम होगा। सो द नेट वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो सिंपली हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड इन लेफ्ट डायरेक्शन। गुड, आई होप आपको ये समझ में आया होगा मैंने क्या किया। इसके इफेक्ट को अलग से देखा मैंने और इसका इफेक्ट को अलग से देखा एंड देन दोनों को सुपरपोज कर दिया। सो ऐसे ही हम लोग को जहां भी इस तरीके से होगा, अलग अलग इफेक्ट को हम लोग अलग अलग तरीके से ले करके देन उसके बाद उसके सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना। सपोज अब ऐसी बात कर लेते हैं कि मिरर जो है वो परपेंडिकुलरली मूव नहीं कर रहा है। लेट्स से ये मेरा ऑब्जेक्ट है एंड ये मेरा इमेज है और ये मेरा मिरर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। देन इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी? तो स्टूडेंट्स इसमें जनरली मिस्टेक क्या कर देते हैं, वो इमेज की वेलोसिटी को भी v कर देते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रहना चाहिए स्टूडेंट्स कि ये जो मिरर है वो यहाँ हो या यहाँ हो या यहाँ हो, उससे इमेज के पोजीशन में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि जहाँ ऑब्जेक्ट है वो प्लेन ऑफ मिरर के परपेंडिकुलरली ही यहाँ पर इमेज बनेगा। तो इस मिरर को ऊपर शिफ्ट करने से इमेज का पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो इस केस में इमेज की जो वेलोसिटी होगी वो 0 होगी। हाँ, इसकी जगह हम ऑब्जेक्ट को यदि मिरर के पैरेलली मूव कराते ऐसा, लेट्स से दिस द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, देन इस केस में इमेज भी क्या होगा, वो मिरर के पैरेलल मूव करेगा और इसकी जो वैल्यू होगी वो सेम होगी। इसका मतलब यदि मैं ऑब्जेक्ट को मिरर के पैरेलल मूव कराऊंगा तो इमेज भी सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। यहां पर आप देखेंगे कि ये डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ। यदि इस डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट जाता था तो इमेज इस डायरेक्शन में जाता था, लेकिन जब यदि ऑब्जेक्ट मेरा इमेज के पैरेलली मूव करेगा तो इमेज भी जो होगा वो मिरर के पैरेलल मूव करेगा विद द सेम स्पीड। तो अब आगे बात आती है कि यहां पर लेट अस से कि इमेज की मिरर की वेलोसिटी कुछ v1 इधर की ओर दी हुई है और ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v2 कुछ इस डायरेक्शन में दी हुई है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूं। अब आप क्या कर सकते हैं कि मिरर की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है उसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, है ना। उसकी कोई जरूरत नहीं है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, राइट। तो ये मिरर जो है, उस मिरर के वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है
उसको हटा दीजिए और इस वाले कंपोनेंट को देख लीजिए, v1 cos थीटा हो गया। एंड देन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के जो दो कंपोनेंट्स हैं, एक मिरर के परपेंडिकुलर और दूसरा मिरर के पैरेलल, उस कंपोनेंट को देख लें तो ये कंपोनेंट v2 cos थीटा 2 होगा और ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो v2 sin थीटा 2 होगा। एंड नाउ आप इमेज की वेलोसिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, आपको ध्यान में रहना है कि एक तो चीज, ये वाला जो कंपोनेंट है, जो पैरेलल कंपोनेंट है, वो एज इट इज रह जाएगा। मैं इसको यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। जो इमेज की वेलोसिटी है, ये मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो कंपोनेंट एज इट इज रह जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा था वो पैरेलल कंपोनेंट में कोई चेंज नहीं होता है। सो ये वाला कंपोनेंट v2 sin थीटा 2 होगा। और जो ये वाले कंपोनेंट की बात करेंगे तो ध्यान से देखने की जरूरत है कि ये ऑब्जेक्ट के कारण v2 cos थीटा 2 है, तो ऑब्जेक्ट यदि इधर की ओर जा रहा है, यदि मिरर को फिक्स रखेंगे तो इमेज इधर की ओर v2 cos थीटा 2 से जाएगा। और यदि ये v1 cos थीटा 1 से इधर की ओर जा रहा है, राइट, v1 cos थीटा 1 से इधर की ओर जा रहा है, तो इमेज 2v1 cos थीटा 1 से इधर की ओर जाता। तो आप यदि उस दोनों का वेक्टर सम कर देंगे तो इमेज की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में आ जाएगी, 2v1 cos थीटा 1 माइनस v2 cos थीटा 2। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है। आपको कंपोनेंट्स को देखना होगा, जो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स मिरर के पैरेलल एंड मिरर के परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, उसको ब्रेक करके जो पैरेलल कंपोनेंट है ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का, जो मिरर के पैरेलल है, वो एज इट इज रह जाता है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट पे हम लोगों ने पहले भी बात किया हुआ है। सो गुड स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शायद ये कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा है और आगे देखते हैं इस क्वेश्चन को अप्लाई करके, राइट। So this is your question. In the situation shown in the figure, find the velocity of the image, right? हमारे को इमेज की वेलोसिटी निकालनी है। So hopefully मेरा इमेज कहीं यहाँ बन रहा होगा और इमेज की वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ आई कैप और जे कैप निकालना है। इट इज गिवन एक्स एक्सिस इन दिस डायरेक्शन, वाई एक्सिस इन दिस डायरेक्शन। तो फिर से स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको बताया है, तो यदि उस कंसेप्ट को यदि आप यूज करें तो मिरर की वेलोसिटी का आपको इस कंपोनेंट से कोई मतलब नहीं है, उसको हम लोग हटा देते हैं। ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो 5 cos 30 होगा एंड cos 30 की वैल्यू √3/2 है, तो ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 5 √3/2 हो जाएगा। और इस 10 के कंपोनेंट की बात करें तो 10 ऑब्जेक्ट के जो ये वाला कंपोनेंट है वो 10 cos 60, इट मीन्स 5 होगा। एंड इसका जो ये वाला कंपोनेंट है 10 sin 60 होगा, which is 5 √3। Now students, अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर मैं इमेज की बात करूं तो इमेज की वेलोसिटी को अपन कैसे लिख सकते हैं। तो इमेज की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट मिरर के पैरेलल होगा वो तो एज इट इज 5 √3 रह जाएगा ना। अब इसका इफेक्ट देखेंगे तो ये 5 से इधर जा रहा है, तो ये 5 से इधर आएगा, और ये भी इफेक्ट देखेंगे तो वो भी उसी डायरेक्शन में जाएगा, तो उसके डबल से ये जाएगा। सो वी कैन डायरेक्टली राइट, इसका डबल हो जाएगा 5 √3 और ये 5। सो आप वेलोसिटी ऑफ इमेज की बात करेंगे इन वेक्टर फॉर्म तो ये -5 √3 प्लस 5 आई कैप प्लस 5 √3 जे कैप मीटर पर सेकेंड होगा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आया होगा कि इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इसमें यदि कहीं पर भी दिक्कत है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके फिर से इसको देख सकते हैं। गुड, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अगेन ये बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको थोड़ा सा अच्छे से आप लोग पहले देखिए और खुद से अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, और यदि सॉल्व नहीं होता है या जो भी आपका आंसर आता है तो फिर मेरे सॉल्यूशन से इसको मैच कीजिएगा कि आपका भी आंसर वही आया है या नहीं आया। व्हाट इज योर क्वेश्चन? ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ ए स्पीड v बिफोर एन
अरेंजमेंट ऑफ टू मिरर्स, यू हैव टू m1 एंड m2 और ये एंगल कुछ थीटा दिया हुआ है. फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन मिरर m1 विथ रिस्पेक्ट टू इमेज इन मिरर m2. सो राइट, आपको यदि आप ध्यान में रखेंगे यहां पर दो इमेज बनेगा, एक m1 में बनेगा और एक m2 में बनेगा. तो जो m1 में इमेज बन रहा है उसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है विथ रिस्पेक्ट टू जो इमेज मेरा m2 में बनेगा. तो इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सो बेस्ट ऑप्शन इज क्या आप यदि वेक्टर को यूज कर लें, लेट से मैं इसको x और इसको y एक्सिस करता हूं, तो मेरा मिरर m2 में जो इमेज बन रहा होगा, लेट से मैं इसको I2 कहता हूं, सो I2 का जो वेलोसिटी होगा वो सिंपली v होगा, इसी डायरेक्शन में, कोई कंपोनेंट नहीं है मिरर के परपेंडिकुलर. तो मैं ऐसा लिख देता हूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर m2 इन वेक्टर फॉर्म सिंपली एज v I कैप. ना अब इस मिरर की बात करेंगे तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि इस मिरर में आप देखेंगे तो इस मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर एंड पैरेलल दो अलग कंपोनेंट आ जाएंगे. इफ दिस एंगल इज थीटा इट मींस ये एंगल भी थीटा होगा, राइट. तो इसकी वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा होगा जो कि इस m1 के पैरेलल होगा, और जो ये कंपोनेंट होगा वो v sin थीटा होगा. इसका मतलब जो इमेज बन रहा होगा, यहां पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, ये जो मेरा इमेज बन रहा होगा उस इमेज के जो मैं ये वाली कंपोनेंट की बात करूंगा तो वो ये वाला कंपोनेंट v sin थीटा हो जाएगा इस डायरेक्शन में, और जो इस वाले कंपोनेंट की बात करूंगा तो वो पैरेलल कंपोनेंट सेम रहता है, तो वो ऐसा हो जाएगा v cos थीटा, राइट. सो ये अब मैं इसको यदि इस तरीके से दिखा दूं, वेलोसिटी ऑफ इमेज फॉर्म्ड इन मिरर 1, तो हमारा जो आएगा वो इन दोनों का वेक्टर सम होगा. सो ये हो जाएगा v cos थीटा और ये होगा v sin थीटा, और जो ये एंगल है, अब देख रहे हैं ये एंगल थीटा बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये वाला भी जो एंगल होगा वो थीटा होगा. सो ये आप यदि परपेंडिकुलर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ये 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल थीटा होगा. तो इन दोनों का वेक्टर सम ही इमेज की वेलोसिटी होगी. तो क्विक हम लोग vi1 वेक्टर को लिख सकते हैं v cos थीटा, इसका x कंपोनेंट माइनस इसका x कंपोनेंट. सो ये हो जाएगा v cos स्क्वायर थीटा और v sin थीटा के cos थीटा, और इधर हो जाएगा sin थीटा. सो माइनस v sin स्क्वायर थीटा I कैप, एंड इसका j कंपोनेंट देखेंगे तो ये v cos थीटा sin थीटा, ये sin थीटा cos थीटा, मीन्स 2v sin थीटा cos थीटा j कैप. नाउ cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू cos 2 थीटा, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं v cos 2 थीटा I कैप प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा इज sin 2 थीटा, v sin 2 थीटा j कैप. तो आप यदि आप हमारे को निकालना क्या था स्टूडेंट्स, ध्यान रखना है, हमारे को निकालना था वेलोसिटी ऑफ द इमेज इन मिरर m1, मतलब हमारे को इसकी वेलोसिटी निकालनी थी I2 के रिस्पेक्ट में. इट मीन्स हमारे को जो निकालना था, मैं यहां लिख देता हूं, मैं यहां लिखता हूं जो हमारे को निकालना था, वेलोसिटी ऑफ I1 विथ रिस्पेक्ट टू I2. तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, रिलेटिव मोशन का यदि कंसेप्ट आपको पता है, vi1 माइनस vi2, राइट. सो वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो v cos 2 थीटा माइनस v हो जाएगा, v cos 2 थीटा माइनस ये 1 हो जाएगा I कैप, एंड प्लस v sin 2 थीटा j कैप. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा. अब आप चाहें तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, हम लोगों ने इसको वेक्टर फॉर्म में निकाला है, और आप यदि इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो सिंपली
रूट अंडर दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ cos 2 थीटा होता है वो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी होता है, तो आप cos 2 थीटा माइनस 1 को माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं, उसके बाद इसके मैग्नीट्यूड को निकाल सकते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा कि हम लोग इसको यदि वेक्टर फॉर्म में लिख लेते तो ज़्यादा आसानी से सॉल्व हो सकता था। आप चाहते तो इसको डायरेक्टली वेक्टर के जैसा भी सॉल्व कर सकते थे, इसमें से आप इस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देते एंड देन उसको वेक्टरली ऐड कर लेते तो भी इससे सॉल्व हो जाता। गुड, सो वी कैन मूव अहेड। सो नाउ स्टूडेंट्स अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। सो यहाँ दिया हुआ है इन ए 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम ए प्लेन मिरर इज प्लेस्ड पैरेलल टू XY प्लेन, राइट? So it means my mirror is in XY plane. So this is my XY plane. So it means my Z axis is in this direction, right? And above the mirror a point object is moving at a velocity. So point object की velocity दी हुई है. If the mirror is also moving parallel to itself at a velocity this, find the velocity of the image produced in the mirror. Okay students, so इसको हम लोग इस चीज को यदि कट कर दें तो बेटर रहेगा। Parallel to itself को कट कर देते हैं. It is moving at a velocity of this. Find the velocity of image produced in the mirror. So students, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर ये देखना है ध्यान कि हमारे को जो मिरर की वेलोसिटी का कंपोनेंट मिरर के पैरेलल है उसका कोई यूज नहीं है। ये जो वेलोसिटी है मिरर की वेलोसिटी का जो ये कंपोनेंट है ये यूजलेस है, सो इसलिए अपने को इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। ना मैंने इसको z एक्सिस लिया है और मिरर की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है मिरर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो 3 मीटर पर सेकेंड है, तो मैं इसको ऐसा दिखा देता हूं 3 मीटर पर सेकेंड। ना जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी का देखेंगे तो एक कंपोनेंट विच इज पैरेलल टू XY प्लेन इज 5i कैप माइनस 3j कैप है, और इसकी वेलोसिटी का जो कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर है वो 11 k कैप है। मैंने z एक्सिस को ऊपर माना है, इसका मतलब वो नीचे की ओर 11 मीटर पर सेकेंड है। सो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा कि जो इमेज होगा, इमेज की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर होगा वो एज इट इज रह जाएगा, वो 5i कैप माइनस 3j कैप होगा। और अब आपको ये ध्यान देना है कि जो ऑब्जेक्ट 11 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है तो उसके कारण जो इमेज होगा वो 11 मीटर पर सेकेंड से ऊपर की ओर जाएगा, और यदि मिरर जो है 3 मीटर पर सेकेंड से नीचे आ रहा है तो उसका इफेक्ट हो जाएगा उसका डबल 6 मीटर पर सेकेंड। सो इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो हो जाएगा वो उसका ये वाला कंपोनेंट एज इट इज रह जाएगा 5i कैप माइनस 3j कैप, और इन दोनों का यदि सम देखेंगे तो 5 मीटर पर सेकेंड ऊपर की ओर है जो z डायरेक्शन में है, तो वो हो जाएगा प्लस 5k कैप मीटर पर सेकेंड, राइट? सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जब हमारा इस तरीके से दिया रहेगा तो हमारे को वेलोसिटी के कंपोनेंट्स को देखना होगा विच इज परपेंडिकुलर टू द मिरर एंड पैरेलल टू द मिरर। तो मिरर की वेलोसिटी का जो कंपोनेंट पैरेलल टू द मिरर होगा उसका अपने को कोई यूज नहीं है, क्योंकि उससे हमने देखा है कि इमेज की वेलोसिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है। सो ये वाले कंपोनेंट को यूज करना है। इसमें जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है उसमें से दो कंपोनेंट देखना होगा, एक पैरेलल टू द मिरर और दूसरा परपेंडिकुलर टू द मिरर। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व करते हैं, राइट? सो नाउ दिस द क्वेश्चन, two blocks each of mass m lie on a smooth table. They are attached to two other masses as shown in the figure. The pulleys and the strings are light. An object O is kept at rest on the table. The sides AB and CD of the two blocks are made reflecting. Okay, so this is your mirror. ये भी एक मिरर है। सो एक इमेज इस ऑब्जेक्ट का इसमें बनेगा, दूसरा इमेज उसमें बनेगा। reflecting. The relative acceleration of the two images formed in those two reflecting surface is okay. So पहले तो हम लोग इस
इसका एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। इसका एक्सेलरेशन सिंपली जो होगा डाउनवर्ड, आपको यदि ध्यान हो मैकेनिक्स में, तो 3mg नेट पुलिंग फोर्स डिवाइडेड बाय 3m प्लस m 4m होगा। सो ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन 3g/4। और इसके एक्सेलरेशन की बात करेंगे, सो नेट पुलिंग फोर्स इज 2mg एंड दैट डिवाइडेड बाय टोटल मास 3m होगा। सो ये हो जाएगा 2g/3, राइट। इसका मतलब इस मिरर का जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की ओर होगा 3g/4, और इस मिरर का जो एक्सेलरेशन होगा वो इधर की ओर होगा 2g/3, राइट। सो मैं इसको इस तरीके से दिखा देता हूं। यू हैव टू मिरर्स और एक ऑब्जेक्ट बीच में है। इस मिरर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 3g/4 और इस मिरर का एक्सेलरेशन दिया हुआ है 2g/3। तो इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज यहां बनेगा, लेट्स से इसको मिरर m1 कहता हूं, तो ये जो I1 होगा उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, उसी डायरेक्शन में होगा और इसका डबल होगा, 4g/3 होगा। और इसको मैं मिरर m2 कहता हूं, तो इसमें जो इमेज बन रहा होगा उसको मैं I2 कह रहा हूं, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 3g/4 का डबल मीन्स 3g/2, और वो उसी डायरेक्शन में होगा क्योंकि जो वेलोसिटी के लिए वैलिड है वो एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है। नाउ यू हैव टू फाइंड द रिलेटिव एक्सेलरेशन, राइट। हमारे से क्या पूछा गया है, रिलेटिव एक्सेलरेशन पूछा गया है। सो रिलेटिव एक्सेलरेशन को अब हम लोग को इस दोनों को जस्ट ऐड कर देना होगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो वी कैन ऐड 3g/2 प्लस 4g/3, और इसको यदि हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये 6 हो जाएगा, ये 9g हो जाएगा और ये 8g होगा। इसका मतलब हो जाएगा 17g/6। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आया होगा इमेज की वेलोसिटी में क्या इफेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के मूवमेंट से इमेज की वेलोसिटी में क्या इफेक्ट होता है। सो स्टूडेंट्स इस पे क्वेश्चंस कई बार आते हैं, तो इसलिए आप प्लीज इस वीडियो लेक्चर को यदि समझ में नहीं आया है तो 2 बार 3 बार देखें, और यदि इसमें कोई दिक्कत है तो आप हमारे साथ लाइव क्लास में कनेक्ट होइए, है ना। तो स्टूडेंट्स आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं। सो प्लीज स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट अदर स्टूडेंट्स भी इस प्लेटफॉर्म का बेनिफिट उठा सके। सो वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update. Register on our website eduriseindia.com to join our live classes.